एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। हम कर रहे थे अपना चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है, क्लास 11th का चैप्टर है ये। एंड दीज कंटेन वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ बायो फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सच एज नीट एंड अदर मेडिकल एग्जाम्स and also for the teaching exam. So let's start the video with the question number 11, क्योंकि 10 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है वो चैनल पे जाके वीडियो देख सकता है। And please subscribe the Science Side channel. Let's start with the question number 11, and the question is, which neurotransmitter is excitatory in function? न्यूरोट्रांसमीटर बच्चे दो तरीके से हम पढ़ते हैं। एक तो होते हैं एक्साइटेटरी टाइप के, ठीक है, दीज आर ऑल्सो न्यूरोट्रांसमीटर, और एक होते हैं इनहिबिटरी टाइप के, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स लर्न कर लेते हैं। एक्साइटेटरी में आपको 3 एग्जाम्पल्स लर्न रखनी है। वन इज एसिटाइल कोलिन, ठीक है, मैं पूरा नाम नहीं लिख रही हूँ, एंड द अनदर इज एपिनेफ्रिन एंड द नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल आपने याद रखनी है, किसके लिए? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। और जो इनहिबिट करते हैं, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं, उसमें आपको गाबा याद रखना है, उसमें आपको सेरोटोनिन याद रखना है, उसमें आपको डोपामिन याद रखना है, एंड आपको याद रखना है ग्लाइसिन। तो ये 4 एग्जाम्पल्स हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? केमिकल हैं जो कि सिग्नल यानी इम्पल्स को जनरेट करने में और सिग्नल को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में। तो इस तरह से ये अपना काम कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में, मतलब हमारे पास तो एक्साइटेटरी पूछा था, तो सेरोटोनिन इनहिबिटरी है, डोपामिन इनहिबिटरी है, गाबा इनहिबिटरी है, एसिटाइल कोलिन यानी डी ऑप्शन हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 12th पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इंक्लूडेड इन द ब्रेन स्टेम? हमारे पास ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन में भी हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स हैं? पॉन्स, मेड्यूला एंड सेरिबेलम, मेड्यूला एंड सेरिबेलम, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स हैं। अगर बात करें हम ब्रेन स्टेम की, तो ब्रेन स्टेम में हमारे पास बच्चे मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के कुछ पार्ट्स आते हैं। कौन कौन से? पॉन्स एंड मेड्यूला, सेरिबेलम नहीं आता। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपको ये 3 नाम नहीं दिखाई दे रहे। फोर ब्रेन दिख रहा है जो कि इसका पार्ट है ही नहीं, तो इसको तो पहले ही कैंसिल कर दो। हाइंड ब्रेन अकेला ब्रेन स्टेम नहीं बनाता, ये भी कट। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन की ऑप्शन यानी बी ऑप्शन के साथ जाएंगे हम, क्योंकि हमें करेक्टली इस तरह से तीनों ये जो नाम है ये नहीं दिख रहे। तो हाइंड ब्रेन में हम यहाँ पे अभी सेरिबेलम को भी इंक्लूड करके चल रहे हैं, यानी बी ऑप्शन हियर इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करेक्टली आप देखेंगे तो हमारे पास जो मिड ब्रेन है और पॉन्स है और मेड्यूला है, ये तीनों मिलके ब्रेन स्टेम को बनाते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ नर्व फाइबर इनिशिएट नर्व इम्पल्स। तो नर्व फाइबर ने क्या इनिशिएट करी? नर्व इम्पल्स, जिसको हम इस तरीके से चलते हैं कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है। अब वो जब जनरेट होता है ओनली व्हेन द मेम्ब्रेन बिकम परमिएबल टू व्हाट? तो जब मेम्ब्रेन किसके लिए परमिएबल हो जाती है? जब नर्व इम्पल्स इनिशिएट होता है। ये कब होता है? जब होती है डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन के टाइम पे आपके जो सोडियम वाला जो आयन है वो उसका इन्फ्लक्स होता है। देयर इज ए इन्फ्लक्स ऑफ अ सोडियम आयन, जिसकी वजह से आपका जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वहां से अंदर आया ये, तो अंदर की जो मेम्ब्रेन है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और बाहर से मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। ये डायग्राम भी बना है जहां पे आपको साइट ए दिख रहा होगा। जब डीपोलराइजेशन हो रही है तब देयर इज अ एंट्री ऑफ अ सोडियम आयन इनसाइड, बिकम जो मेम्ब्रेन है इट बिकम परमिएबल फॉर द सोडियम। और जैसे ही सोडियम अंदर आता है तो जो मेम्ब्रेन है अंदर से वो आपकी बन जाती है पॉजिटिव और बाहर से वो हो जाती है नेगेटिव, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव हो जाएगी।
तो यहाँ पे किसके लिए परमेबिलिटी इंक्रीज हुई, जो ऐसा हुआ, डीपोलराइजेशन हुई। जैसे ही डीपोलराइजेशन हो जाएगी तब हम बोलेंगे देयर इज अ इनिशिएशन ऑफ अ नर्व इम्पल्स, तब नर्व इम्पल्स इनिशिएट होगी, देयर इज अ इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो यहाँ पे सोडियम एंटर करा था, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम हुआ था, तो इट बिकम जो मेम्ब्रेन है इट बिकम परमिएबल फॉर द सोडियम, ऐसे लिखेंगे हम। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14th क्वेश्चन, व्हाट डू नर्व सेल हैव एट द रेस्टिंग स्टेज। जब मेम्ब्रेन अंदर से रेस्टिंग स्टेज में है तब अंदर से पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन बहुत हाई होगी, और बाहर जो हमारा ECF है यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वहां पे सोडियम की कंसंट्रेशन बहुत हाई होगी। ठीक है, अंदर कौन हाई है, पोटाशियम, बाहर कौन हाई है, सोडियम। तो इस तरह से वो कौन सी स्टेज पे है, रेस्टिंग स्टेज पे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कहाँ लिखा है, लो सोडियम आउटसाइड, बाहर तो सोडियम पोटाशियम है ही नहीं, तो पोटाशियम तो लिखना ही नहीं चाहिए था। हाई पोटाशियम इनसाइड, बिल्कुल सही बात, हाई सोडियम आउटसाइड यानी ECF में, तो ये ऑप्शन सही है। हाई पोटाशियम इनसाइड एंड लो सोडियम आउटसाइड, नहीं बच्चे अभी रेस्टिंग स्टेज में है तो दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है, और यानी कि अगर अंदर पोटाशियम हाई है तो बाहर सोडियम हाई है, इस तरह से वो रेस्टिंग स्टेज पे है। लेकिन पोटेंशियल जब जनरेट होता है ना तब हम देखेंगे आगे एक और क्वेश्चन आएगा जो हमें पोटेंशियल जनरेशन के बारे में बताएगा, जिसमें हम देखेंगे कि जो सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज पंप है जब वो ओपन होते हैं ना तब जो 3 सोडियम है वो कहाँ चले जाते हैं, बाहर की तरफ जो है यानी ECF की तरफ सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन है वहां पे 3 पोटाशियम जो है वो एंटर करते हैं, तो यहाँ 2 पोटाशियम जो है वो एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आ गया डिफरेंस, जब डिफरेंस क्रिएट होगा तब हम बोलेंगे कि पोटेंशियल जनरेट होगा, तब पोटेंशियल जनरेट होता है। अभी तो रेस्टिंग स्टेज पे है तो दोनों ही हाई है, पोटाशियम इनसाइड हाई है और सोडियम आउटसाइड हाई है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है, सही ऑप्शन है हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर इज द नोड ऑफ रेनवियर फाउंड। तो कल मैंने आपको डायग्राम दिखाया था जिसमें मैंने आपको इस तरह से साइटोन जो है वो बना के बताया था, डेंड्राइट से डेंड्राइट सिग्नल को रिसीव करते हैं, देन वी हैव अ साइटोन यानी सेल बॉडी जिससे नर्व इम्पल्स आगे लॉन्गेस्ट वाला जो पार्ट है इस नर्व सेल का जिसको हम एक्सॉन कहते हैं वहां पे जाता है नर्व इम्पल्स। अच्छा, अब एक्सॉन के में ही सक्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि माइलिन शीथ की फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन जहां पे माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होगी, ये सक्वान सेल है जो माइलिन शीथ की फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन जहां पे बीच में गैप आ जाएगा उसको हम नोड ऑफ रेनवियर कहेंगे। तो नोड ऑफ रेनवियर क्या होता है, एक्सॉन में एक गैप है जो कि बनता है बिकॉज ऑफ माइलिन शीथ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, एक्सॉन वाले हिस्से में आपको नोड ऑफ रेनवियर दिखेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोडियम पोटाशियम पंप अक्रॉस द मेम्ब्रेन एक्टिवली ट्रांसपोर्ट व्हाट। जब एक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन होती है यानी कि अब पोलराइजेशन होगी, एक रेस्टिंग स्टेज थी, रेस्टिंग स्टेज में तो हमने देखा कि जो मेम्ब्रेन है उसके पास हाई पोटाशियम है और बाहर ECF है, ECF के पास हाई जो है वो सोडियम है, लेकिन जैसे ही पोलराइजेशन होती है तो ये जो बीच में पंप होते हैं सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज पंप, ये पंप ओपन होंगे जिससे 3 सोडियम जो है वो कहाँ जाएंगे, ECF के पास जाएंगे, और 2 पोटाशियम आयन कहाँ जाएंगे, अंदर की तरफ यानी मेम्ब्रेन के पास जाएंगे, या हम एक्सोप्लाज्म भी बोल सकते हैं, एक्सोप्लाज्म के पास जाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से एक पोलराइजेशन इफेक्ट यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि 3 सोडियम जो है वो बाहर जाएंगे और 2 पोटाशियम जो है वो सेल के अंदर आएंगे, ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं इन दोनों को। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन बी ऑप्शन यानी 3 सोडियम और 2 पोटाशियम की चल रही थी। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी। 17th क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट डायरेक्शन फॉर द ट्रेवल डायरेक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स। अब नर्व इम्पल्स जनरेट हो चुकी है,
तो उसको ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह, कहाँ से कहाँ वो ट्रांसफर कर रही है अपने आप को, वो जा रही है डेंड्राइट से कहाँ, सेल बॉडी की तरफ, और सेल बॉडी से फिर कहाँ ट्रांसफर हो रही है, एक्सॉन की तरफ, और एक्सॉन के टर्मिनल्स पे आके, यानी टर्मिनल यानी एंड पॉइंट, जब एंड पॉइंट पे आती है वो, तो फिर वो सेकंड वाले नर्व सेल यानी नेक्स्ट नर्व सेल की तरफ ट्रांसफर कर जाती है। तो इस तरह से ट्रांसफर चलता है। डेंड्राइट इज द फर्स्ट पार्ट, सेल बॉडी इज द सेकंड पार्ट, एक्सॉन इज द थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेंड्राइट, देन सेल बॉडी, देन एक्सॉन। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको सही स्टेटमेंट ढूंढना है। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स इज कॉमन, इट इज नॉट कॉमन, इट इज वेरी रेयर। बहुत कम देखने को मिलता है हमें अपनी बॉडी में इलेक्ट्रिकल साइनैप, क्योंकि ये बहुत फास्ट है। इसमें जो एक नर्व सेल है दूसरे नर्व सेल के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट होता है, और जो ट्रांसफर है इट इज बिकॉज ऑफ द गैप जंक्शन। इन दोनों के बीच में होते हैं गैप जंक्शन, जिसकी वजह से जो सिग्नल है वो जल्दी पास होता है, फास्टली पास होता है। तो ये जो है बहुत रेयर होता है बॉडी में, बल्कि हमारी बॉडी में केमिकल साइनैप्स जो है वो कॉमनली दिखाई देते हैं, हमें कॉमनली मिल जाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। न्यू पोटेंशियल इन द पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन, यानी जो बाद वाला न्यूरॉन है, ठीक है, पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन है, उसमें जो नया पोटेंशियल है वो एक्साइटेटरी टाइप का भी हो सकता है, इनहिबिटरी टाइप का भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने दोनों तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स पढ़े हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस इज द मेजर कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर द सेंसरी एंड मोटर। नहीं, सेंसरी और मोटर के बीच में सिग्नलिंग के लिए, यानी जो रिले सेंटर है वो कौन है, थैलेमस। व्हाट इज दिस, दिस इज थैलेमस, दिस इज द रिले सेंटर। तो ये भी ऑप्शन गलत लिखा है। द ट्रैक ऑफ द नर्व फाइबर दैट कनेक्ट टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कोर्पोरा बिगमिना। तो यहाँ पे ये कॉर्पस कैलोसम होना चाहिए था, फिर सही होता, कॉर्पस कैलोसम फिर सही होना था। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारे पास बी ऑप्शन, दैट इज न्यू पोटेंशियल इन द पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। वो एक्साइटेटरी भी हो सकता है, इनहिबिटरी भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है, डायग्राम देखते हैं पहले। ये रहा सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये हमारे दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं। ठीक है, सेरिब्रम में दो लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स जो होते हैं, उनके बीच में एक एक्सॉन का ट्रैक है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है, जिसको कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। और ये जो ऊपर वाली लेयर है इस तरह से आपको दिख रही है, दिस इज नोन एज अ कवरिंग ऑफ मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, कवरिंग है, आउटर कवरिंग, जिसमें बाहर की तरफ ग्रे मैटर है, ये वाला एरिया ग्रे मैटर है बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ जो है, अंदर वाला ये जो एरिया है दैट इज व्हाइट मैटर। तो ये एक सेल का कवरिंग है जो बाहर से ग्रे होगा, अंदर से व्हाइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आंसर विजिबल है। अब द आउटर लेयर ऑफ द सेरिब्रम, या द लेयर विच इज मेड अप ऑफ सेल्स ऑन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज नोन एज अ सेरिब्रल कॉर्टेक्स विच इज ग्रे मैटर। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज इन्वॉल्व इन द डीपोलराइजेशन ऑफ द नर्व इम्पल्स। जब डीपोलराइजेशन होती है तो किसकी एंट्री होती है, नर्व इम्पल्स वहां पे जनरेट होती है। और नर्व इम्पल्स कब जनरेट होती है, जब बहुत सारा जो सोडियम है जो है उसका इन्फ्लक्स होता है। कहाँ से इन्फ्लक्स होगा उसका, ECF से कहाँ आएगा वो, एक्सोप्लाज्म की तरफ, यानी अंदर की तरफ जो है वो अब सोडियम ट्रांसफर होना शुरू हो गया। तो अगर अंदर आ गया सोडियम तो अंदर वाली मेम्ब्रेन सारी की सारी पॉजिटिव हो जाएगी, और जो ECF है वो नेगेटिव बनना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से एक पोटेंशियल जो है उसमें डिफरेंस आ गया फिर से, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द एंट्री ऑफ सोडियम, जिसको इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम भी कहते हैं। तो सिर्फ सोडियम की एंट्री से नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, यानी डीपोलराइजेशन होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Thank you. Please subscribe the channel Science Side and like the video. Thank you बच्चे।